Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So today we're going to start with our again the new lecture on DUET 2021, that is from the previous year question discussion sections that we are going to discuss the lecture series. This is 7th number lecture. So I hope you all guys are preparing for the DUET exam 2021, and I think the admit card has been arrived. I think this is a news going on now, and all the best for the upcoming aspirants, and those who have not joined our regular classes yet, they should join our regular classes immediately if you want to prepare through the lecture series that we are providing. Okay, so let us begin the lecture number 7, and the first question is here. So the first question of this lecture says that it is asking about arrange the following region of the world in decreasing order of people with malnutrition. ठीक है, ये पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, पीपल का डिक्रीजिंग ऑर्डर माल न्यूट्रिशन. तो माल न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? कुपोषित. कुपोषण का मीनिंग क्या होता है? सिंपल सी बात है, कुपोषण का मीनिंग होता है कि सही तरीके से उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, जिस वजह से उनके अंदर वीकनेस आ जाती है और वो माल न्यूट्रिटेड हो जाते हैं, न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंटिनेंट्स के बारे में दे रखा है. ये कंटिनेंट्स दे रखे हैं जैसे कि लैटिन अमेरिकन, कैरेबियन, एशिया एंड साउथ पैसिफिक, सब सहारन अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, ये दे रखा है. ठीक है, तो ये बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीपल विथ माल न्यूट्रिशन. डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, इंक्रीजिंग नहीं पूछा है, डिक्रीजिंग पूछा है. तो डिक्रीजिंग का मीनिंग क्या होता है कि आपका कौन सा कंट्री जो है वो सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिटेड है, वो जानने की जरूरत है. क्लियर? तो अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एशिया. ठीक है, तो एशिया में इंडिया आता है. तो क्या इंडिया में पॉवर्टी लाइन से बिलो पीपल्स नहीं है? ऑब्वियसली बहुत सारे पर्सन हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है. ठीक है, एशिया में बहुत मैक्सिमम पॉपुलेशंस भी देखे जाते हैं, चाइना है, ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि हाईली पॉपुलेटेड मतलब कंट्रीज हैं जिसमें ज्यादा ही ज्यादा पॉपुलेशन है. तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो माल न्यूट्रिशन का जो रेट है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है माल न्यूट्रिशन का, ये यूएन के डाटा के हिसाब से 2019 का जो यूएन का डाटा है उस हिसाब से अगर बोला जाए तो एशिया टॉप कर रहा है. तो एशिया शुड बी व्हाट? एशिया शुड बी एट हाईएस्ट, फर्स्ट नंबर पे होगा. ठीक है, अब दूसरा चीज सहारा, सहारा जो अफ्रीका है वो सेकंड में है, ये भी दिख रहा है. 16% रख के वो सेकंड में है. ओके, देन कम्स योर व्हाट? देन कम्स योर लैटिन अमेरिकन कैरेबियन कंट्रीज. ठीक है, तो कैरेबियन कंट्रीज कहाँ पे मौजूद है? कैरेबियन कंट्रीज की अगर बात करें वो मौजूद है अपना नॉर्थ अमेरिका में. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में कैरेबियन कंट्रीज वगैरह का क्या दिखने के चांसेस ज्यादा हैं. और फिर लैटिन अमेरिका भी बोला है. ठीक है, लैटिन अमेरिका भी इधर ही है. ओके, तो लैटिन अमेरिका भी इधर ही है. तो लैटिन अमेरिका की बात करें तो ये तुम्हारा थर्ड में आएगा. बट अगर हम डी की बात करें, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप की अगर बात करो तो ये क्या है? यहाँ पे यूएसए है, यहाँ पे जर्मनी है. तो ये क्या है? ये हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड हैं ये नेशंस. तो डेवलप्ड नेशंस में माल न्यूट्रिशन होगा क्या? नहीं होगा. तो सबसे लास्ट में कौन सा आना चाहिए? ऑप्शन डी आना चाहिए. तो ये सी ऑप्शन तो कट गया, डी ऑप्शन जिसमें था वो आंसर था. ठीक है, तो लास्ट में डी आने वाला आंसर था और फर्स्ट में ए होना चाहिए. तो ये ऑप्शन भी कट गया क्योंकि एशिया में सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन मिलेगा. तो बचता कौन सा है? ये और ये. ठीक है, 1 और 3. ठीक है, तो 1 और 3 में अगर हम बात करें तो ए तो फर्स्ट पोजीशन ले ही रहा था. ठीक है, बट उसके बाद वो बोलता है लैटिन अमेरिकन कैरेबियन. क्या लैटिन अमेरिकन कैरेबियन हो? क्योंकि अमेरिका खुद एक डेवलप्ड नेशन है. ठीक है, अगर माना जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज खुद एक डेवलप्ड नेशंस में, बहुत सारे कंट्रीज उसमें डेवलप्ड नेशंस में आते हैं. तो अमूमन बी आंसर नहीं होगा, सी विल बी द आंसर इन द सेकंड पोजीशन. ठीक है, तो इस वजह से ये आंसर जो होगा ये ए सी बी डी. देखो कोरिलेट करो, सिंपल सी बात है, कोरिलेशन नहीं करोगे तो गलती करोगे, ये नई बात नहीं है. खुद भी सोचो, चीजों को ऑब्जर्व करो कि आसपास में हो क्या रहा है. ऐसे क्वेश्चंस बनाओगे तो फिर तो गलती करोगे ही करोगे. ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस हाउ यू विल डिफाइन द माल न्यूट्रिशन रेट. ठीक है, इन विच कंट्रीज. क्लियर?
ये क्वेश्चन क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ ए गैस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में दे रखा है, और ये ग्रीन हाउस गैसेस में जो दे रखा है उनके पूछा है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब कोई पूछेगा व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है, कोई पूछेगा। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है, देखो मैं अगर बात करूं, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है हीट एब्जॉर्ब्ड, heat absorbed by any greenhouse gas, ठीक है, in the atmosphere as multiple of heat would have been absorbed by CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के मल्टीपल्स में इसको निकाला जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है, किसके लिए, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसी को रेफरेंस लिया जा रहा है तो उसके लिए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 होगा। ठीक है, और ये वैरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ योर गैसेस। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसकी एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम देखो कितना है, 500 से 200 है, पर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है। ओके, देन CA4 है, जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 6500 है, इसका कितना है 1000 है, तुम्हारा 10,000 है एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम, बट इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है 9200 है। SF6 का 23900 है, C3F8 का 7000 है, CHF3 का 11700 है। ठीक है, तो ऐसे आप सारे चीजों को देख सकते हो कि किसका कितना है। ठीक है, लेकिन खासकर आपको किन किन का याद रखना है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, SF6, ये जरूरत से ज्यादा पाए जाने वाले हैं, तो इनके नाम याद करने की जरूरत है। तो अगर मैं बात करूं सीक्वेंस की, तो ये लास्ट में आएगा CO2। ठीक है, तो CO2 विल बी लास्ट, क्योंकि ये 1 है इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। देन कम व्हाट, देन कम CH4, तो मीथेन का कितना है 21 है। ठीक है, फिर आपका कितना आता है N2O 310, फिर आपका आता है SF6, ठीक है 23900। क्लियर है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में समझ में आया कि ये क्या है। ठीक है, ये हीट एब्जॉर्बेंस का क्वेश्चन है, एक तरीके से हीट कितना एब्जॉर्ब हो रहा है वही चीज वो बता रहा है। ओके, हाउ मच एनर्जी ऑफ इमिशंस ऑफ 1 टन ऑफ गैस विल एब्जॉर्ब, ठीक है, इन गिवन टाइम पीरियड रिलेटिव टू एमिशंस ऑफ 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कितना ग्रीन हाउस गैस में रिलीज करूंगा और वो कितना अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से, उस चीज की बात चल रही है। दिस इज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। क्लियर है दिमाग में? ओके, वेरी गुड। ये क्वेश्चन याद रखो, ये टेबल याद रखो, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है यू शुड राइट इन द एग्जाम, डोंट मेक मिस्टेक्स। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लीड टू द हाई स्पीसीज रिचनेस इन ए कम्युनिटी। देखो CVT के एग्जाम में ये क्वेश्चन इस बार भी आया था, तो कुछ बच्चों को कुछ इसमें कंफ्यूजन हो गया था, तो स्पीसीज रिचनेस से रिलेटेड कंफ्यूजन्स थे, तो हमको स्पीसीज रिचनेस के बारे में पहले पढ़ना जरूरी है कि व्हाट इज स्पीसीज रिचनेस। सो लेट अस डिस्कस। तो स्पीसीज रिचनेस क्या होता है, इज ए नंबर ऑफ स्पीसीज विद इन अ डिफाइंड रीजन। ठीक है, द स्पीसीज रिचनेस ऑफ ए रीजन इज ऑब्टेन्ड थ्रू सैम्पलिंग और वाया सेंसस, सेंसस बना होगा तो ठीक है। बिकॉज द रीजन इज डिफाइंड बाय द ऑब्जर्वर, species richness has been further categorized into 3 components to account for changes in a spatial scale. Okay, तो स्पीसीज रिचनेस का सिंपल सा फंडा है कि कितना स्पीसीज एक डिफाइंड एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे है। क्लियर? अगर मैं बात करूं फिर इकोलॉजिकल नीश की, नीश क्या आता है, ऑर्गेनिज्म का प्ले, क्या रोल प्ले करता है कम्युनिटी में, उसको बताता है। ठीक है, जिसमें कि फिजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अदर इंटरेक्शन स्पीसीज के साथ
होना वो भी जरूरी है। तो इंटरेक्शन विथ अदर स्पीसीज इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन दी नीश, जिसमें कि प्रेडेशन और कंपटीशन दोनों है। ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द फैक्टर लीड्स टू योर हाई स्पीसीज रिचनेस। देखो हाई स्पीसीज रिचनेस कि ज्यादा अमाउंट ऑफ स्पीसीज पाया जाए एक डिफाइंड एरिया में, ये किस वजह से हो सकता है। देखो एबिलिटी ऑफ मेनी पोटेंशियल इकोलॉजिकल नीड्स, ऑब्वियस सी बात है अगर बहुत सारे अलग अलग रोल के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हों एक जगह पे, ठीक है, जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग रोल प्ले करने वाले मौजूद हों तो डेफिनेटली वो तो स्पीसीज बढ़ेगा ना, नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेगा वहां पे। तो ये आंसर तो करेक्ट है। फिर बोलता है एरिया इज एट द मार्जिन ऑफ एडजेसेंट कम्युनिटी। एडजेसेंट कम्युनिटी के मीनिंग समझते हो कि दो कम्युनिटी हैं, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे डॉग कम्युनिटी है, यहाँ पे कैट कम्युनिटी है, तो बीच में भी कोई कम्युनिटी जरूर होगी, ठीक है। तो ये मिक्सचर कम्युनिटी भी एक हो सकता है, देयर इज ए काइंड ऑफ ए मिक्सचर कम्युनिटी। तो एरिया इज एट द मार्जिन ऑफ एडजेसेंट कम्युनिटी, ठीक है, ह्यूमन हो और फॉरेस्ट हो उसके बीच में भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कम्युनिटीज वहां पे भी बहुत सारा पाया जाता है ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वो ट्रांजिशन जोन में एक तरीके से दोनों कम्युनिटी की तरफ झुकाव है उनका। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि हाई स्पीसीज रिचनेस हो। द कम्युनिटी इज आइसोलेटेड एंड सिवियरली स्ट्रेस्ड, ये नहीं होगा, स्ट्रेस रहेगा तो कैसे ग्रो करेगा भाई। अब स्ट्रेस किस चीज का हो सकता है, न्यूट्रिशन का हो सकता है, तुम्हारा क्लाइमेटिक स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, लैंड का स्ट्रेस हो सकता है, बहुत सारे स्ट्रेस हैं, वो सब होंगे तो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। वन स्पीसीज डज नॉट डोमिनेट दी अदर, हाँ ये भी सही बात है, कंपटीशन कम हो और कोलैबोरेशन ज्यादा हो तो अच्छा है। डोमिनेट नहीं कर रहा हो एक स्पीसीज तो अच्छे से ग्रो करेगा। ओके कम्युनिटीज हैव लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ये भी सही बात है। अगर मैं बात करूं बायोडाइवर्सिटी जो है आज तक 5 मेजर एक्सटिंक्शंस के थ्रू से गया है, विच इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पीशिएशन एंड एक्सटिंक्ट रेट। ज्यादा स्पीशिएशन और एक्सटिंक्शन रेट की वजह से मास एक्सटिंक्शन हुआ है। तो किसी ऑर्गेनिजम्स का अगर बहुत लंबा हिस्ट्री है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री मतलब बहुत देर तक वो मौजूद है हमारे अर्थ के सरफेस पे, तो डेफिनेटली उसका स्पीसीज रिचनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ज्यादा पैदावार तो होगा ही, वो रिप्रोडक्शन ज्यादा अमाउंट में करेगा। सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन दूर रखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और आंसर्स तुमको क्या बना के देना है, इस चीज को क्लैरिटी रखो दिमाग में, तब ये क्वेश्चन बना पाओगे। क्लियर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस एंड प्रोसेसेस सेटिस्फाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है तो पहला पूछता है कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस द रेडिएंट एनर्जी ऑफ ए सन इज ट्रांसफर्ड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या ये सही है? हाँ 100% सही है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके फोटोसिंथेसिस कर रहा है जिसमें से ये ग्लूकोज निकल रहा है जो कि केमिकल एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। क्लियर? और 6O2 निकल रहा है, तो डेफिनेटली ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था? फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था? Q इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, मतलब जो हीट दे रहे हो वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा प्लस वर्क डन करेगा, तो इससे तो ताकत मिल ही रहा है ग्लूकोज से, जो प्लांट्स अपना मूवमेंट वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, वर्क कर रहे हैं। क्लियर? ये चीज तो सिंपल है, इसमें तो बोलने की बात ही नहीं है। तो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? यहाँ से मिल रही है। किससे? सन की रेडिएशन एनर्जी से। वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से उसको ग्लूकोज एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ये चीज तो दिमाग में तुम्हारे बैठ रहा है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट पूछता है कि स्ट्रिंग ऑफ ए बॉ इज रिलीज्ड, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एरो। ये भी सही बात है। अगर मैं बो की बात करूं और यहाँ पे तीर छोड़ू, ठीक है, ये तीर को जब खींचते हो तो ये थ्रेड में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होता है, जो कि आगे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी के तौर पे निकलता है वो बाहर। तो ये भी सिंपल सी बात है, वो क्या है? वो एक एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, काइनेटिक एनर्जी बना के निकल रहा है। तो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, वही कन्वर्जन की बात चलती है, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्जन की बात चलती है। तो उस केस में तुम्हारा क्या होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगेगा, सिंपल सी बात है। रैबिट भी, कैरेट और हॉप्स इन गार्डन में क्या करता है? केमिकल एनर्जी बॉन्ड करता है फूल से और उसको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैबिट में यूज होता है। ये भी सही बात है, इसमें तो बोलने की बात नहीं। बट इन आवर सेल्स एनर्जी यूज फॉर मेटाबॉलिज्म इज अबाउट 40%। अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट डिक्टेट्स दैट देयर इज एन इनएविटेबल मेटाबॉलिक एफिशिएंसी इन ऑल द बायोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस with heat and high entropy molecules as the most common products। ठीक है, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि किसी भी बायोलॉजिकल
या बायोकेमिकल प्रोसेसेस में जो हीट एंड एंट्रोपी मॉलिक्यूल्स का रिलीज होता है वो मेटाबॉलिक एफिशिएंसी को बताता है। तो मेटाबॉलिक एफिशिएंसी अगर मैं बात करूं, एफिशिएंसी की बात करूं, हमेशा याद रखो एफिशिएंसी की बात की जाएगी तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंक्लूड होगा। ओके, क्लियर? तो ये नहीं था ABC आंसर। क्लियर? ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर है? आई होप कि ये लेक्चर पसंद आया होगा, एंड जिसको भी अभी तक रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है, दे शुड कॉन्टैक्ट इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स नंबर एंड दे शुड ज्वाइन आवर रेगुलर क्लासेस। एंड यस, ऑफ कोर्स, the exam is coming near, so be prepared with this kind of questions if they are coming in the exam, because assertion reasoning is the best thing they will give in your exam for to test your knowledge। ठीक है, environmental science में assertion reasoning ही पूछेगा mainly, तो ध्यान दे के पढ़ो। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, हैव ए नाइस डे।